गधे की कीमत का सच। गांव के किनारे एक छोटा सा आंगन था जहां पेड़ों की छाया और मिट्टी की खुशबू हमेशा बनी रहती थी। उस आंगन के एक ओर नीले रंग का खपरैल सा घर था। दरवाजे पर लकड़ी का झरोखा और झरोखे के नीचे एक पुरानी बेंच। उस घर में रहते थे चंदन और उसकी माँ, जिनका जीवन बड़ा सादा था। खेत की हल्की हल्की मजदूरी, चप्पलों की टपकती आवाज और बहुत बार चाय में घिरी हुई मिठास। चंदन एक इकलौता बेटा था, आंखों में सच्चाई और मन में कुछ ऐसे सपने जो कभी कभी चांद के मिलन पर चमक उठते थे। उनके पास एक गधा भी था, बूढ़ा मगर मेहनती। उसका नाम सारे गांव में भोलू था, क्योंकि वह हर किसी के आग्रह पर भी कुछ बिगाड़ता नहीं था। भोलू ने चंदन के परिवार के लिए न जाने कितने खेत जोते, अनाज ढोए और रातों में जब माँ को शहर की दवाइयाँ ले जानी पड़ी तो भोलू ने अपने कंधों पर उनकी सारी उम्मीदें उठाकर ले जाया। समय धीरे धीरे बदलता रहा, मगर गांव के लोगों की उम्र और आदतें जैसी की तैसी। लोगों के बीच यह चर्चा हमेशा रहती कि शहर से आकर कुछ लोग गांव के जानवरों की खरीद बिक्री करते हैं, कभी ऊंट, कभी बैल, कभी गाय और कभी गधे। इन खरीदारों के चेहरे प्रायः गंभीर और बोलने में कम होते थे, लेकिन उनके हाथों में हमेशा कुछ नोट दिखाई देते थे। चंदन ने कभी भोलू को बेचने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। भोलू उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह परिवार का एक हिस्सा था। वह प्रिय साथी था, जो उनके सुख दुख में बराबर का हिस्सा निभाता था। एक बरसात के बाद गांव में सूखा सा मंजर बन गया। फसलें आधी अधूरी रह गईं, खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं और गांव के घरों में अनाज की थोड़ी सा बचत भी कम पड़ने लगी। बाजार में दालें और चावल महंगे हो गए थे और लोग अपने खाने पीने की चीजों को लेकर चिंतित नजर आने लगे। चंदन की मां ने भी बातें कम कर दीं, उनकी आंखों के निचले कोने में चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। एक शाम जब चंदन खेत से लौटा, मां ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, चंदन, इस बार खर्च ज्यादा हो गया है। दवाई का बिल और घर का खर्च, 13-14 दिन का काम भी कम पड़ा। मैं नहीं जानती आगे कैसे चलाएंगे। चंदन ने माँ की हथेली थाम ली और बोला, भोलू है न माँ, वह बहुत कुछ कर लेगा। पर माँ की आंखों में झलकता थकान दूर नहीं हुई। कुछ दिनों बाद शहर से एक आदमी आया। वह ठेठ शहर वाला था, तंग सूट, चमकदार जूते और उसके हाथ में अच्छे नोटों की मोटी रबड़ बनी टकिया जैसी बंडल थी। लोग कहने लगे कि वह गांव के जानवरों को खरीदकर शहरों में बेचता है। उसने गांव के चौपाल पर ठहर कर देखा तो सभी लोग इकट्ठा हो गए। उसकी नजर भोलू पर गड़ी और उसने चंदन के पास आकर कहा, तुम्हारे गधे कितना दोगे? चंदन कुछ भ्रमित हुआ। उसके लिए भोलू सिर्फ एक गधा नहीं था, वह यादों का हिस्सा था। फिर भी भूख और जरूरत की हवा उसके परिवार को कहीं कुचल रही थी। उसने गर्मजोशी से कहा, भोलू हमारी अक्ल है, हम उसके बिना क्या करेंगे? शहर का आदमी मुस्कराया और बोला, मैं अच्छे दाम दूंगा। तुम सोचो, उसकी बातों में ऐसी मिठास थी कि सुनने पर ठहराव भी हटा देता हो। गांव वालों ने भी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से मोलभाव करने की ठानी। पर चंदन के दिल ने बार बार कहा, भोलू नहीं बिकेगा। फिर भी एक रात जब चंदन दोपहरी की रोटी खाते खाते सोच रहा था, उसकी माँ ने फिर वही बात दोहराई, बेटा, यदि तुम भोलू बेच दो तो कमोबेश सारा साल चल जाएगा। चंदन के मन में टूटन उठी। उसने भोलू की आंखों में देखा, वे आंखें थकी हुई तो थीं, मगर प्यार की गर्मी अब भी बरकरार थी। चंदन ने शपथ ली कि चाहे जो भी हो, भोलू परिवार से दूर नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत की रेखाएं अजीब तरह से बुनती हैं। अगले हफ्ते गांव में एक समारोह हुआ जिसमें कुछ ज्यादा ही खर्च हुआ। चंदन की मां ने पैसे देने के लिए और अधिक मजबूरी महसूस की। ऋण लेना संभव नहीं था और शहर का आदमी हर रोज कुछ न कुछ कहकर लौट आता था। एक सुबह गांव के प्रधान ने चंदन के घर आकर कहा,
चंदन, यदि तुम भोलू बेच दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। प्रधान की आंखों में भी कुछ मजबूरी थी। चंदन ने काफी सोचा, उसकी आत्मा अंदर से उबल रही थी। अंततः उसने ठान लिया कि वह भोलू बेचकर दो फायदे करेगा। एक तो परिवार की कठिनाई हल हो जाएगी और दूसरा वह कुछ पैसे जमा करके फिर से नया गधा लेगा। उसकी मां ने रोते हुए सहमति व्यक्त की। भोलू के लिए तय किया गया कीमत गांव वालों और शहर के आदमी के बीच तय हुई रकम अच्छी थी। वे रकम उस दिन की थी जब बाजार में न्यूज़पेपर पर छपी किसी घटना की तरह चमकती और फीकी होती। चंदन ने भोलू को गले लगाया और कहा, भोलू जा मत, बस इतना कहूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। भोलू ने बस अपनी लंबी जीभ निकाली और चंदन के हाथों को चाट लिया, शायद यह समझने की कोशिश में कि ऐसा क्यों हो रहा है। चंदन का मन तिरछा सा हो गया, आंख नम हो आई, पर वह कुछ कह नहीं पाया। वह जानता था कि जीवन में कई बार ऐसा करना पड़ता है जिसे करना नहीं चाहिए पर करना पड़ता है। भोलू को बेच दिया गया। शहर के आदमी ने उसे उठाकर गाड़ी में रख दिया और गाड़ी चल पड़ी। चंदन अपने घर पर खड़ा रहा और गांव के बीचों बीच से निकलती सड़कों को निहारता रहा। उस शाम उसके घर में दाल चावल थे, पर खाने का स्वाद कुछ और था। पैसे ने कुछ राहत दी, दवाइयों के बिल अदा हुए, पर चंदन के दिल में खालीपन का एक बड़ा गड्ढा रह गया। कुछ लोगों ने बातों में कहा, अच्छा किया बेचकर, अब नया गधा ले लेना, पर चंदन की आंखों में भोलू की हरकतें घूमती, उसके चलने का अंदाज, सीधी सीधी आंखें और वही निर्भीक आवाज। कुछ महीने बीत गए। गांव में मौसम बदला, खेतों में हल्की हरियाली सुहानी दिखने लगी और जीवन ने फिर से गति पकड़ी। चंदन ने मेहनत की, थोड़े बहुत पैसे जमा किए और उसने सोचा कि अच्छा होगा यदि वह नया गधा ले ले। पर नया गधा भोलू जैसा नहीं था। वह तेज, चुस्त और ज्यादा चालाक था, पर उसमें वह शांत स्नेह नहीं था जो भोलू में था। चंदन ने उसे सहलाया, उसे घास खिलाई, पर अक्सर रातों में उसका दिल भोलू की स्मृति में खोया सा रहता। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के उस आदमी की गाड़ी किसी जगह पर रुकी और वहां का मालिकान के साथ झगड़ा हुआ। उसे गांव के एक व्यापारियों ने देखा था कि वह भारी भरकम नोटों के साथ अब ज्यादा सख्त और कठोर दिखता है। लोग कहते थे कि वह अब भी अपने गंबे हुए गधों की कीमतों पर कम रुकता नहीं है और कभी कभी वह उन गधों को भी बेच देता है जो उसकी देखभाल में नहीं थे। समय के साथ चंदन ने महसूस किया कि भोलू बेचने के बाद जिसने उसे सबसे अधिक तबाह किया वह कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मजबूरी थी। उसे समझ आया कि जीवन की चीजें सिर्फ पैसे की वजह से नहीं खरीदी जा सकती। परिवार की यादें, साथ की भावनाएं और एक साथ बिताए गए वो टूटे फूटे पल जिन्हें भोलू की निगाहें समझती थीं, वे अमोल थे। पर पछतावा एक अजीब आग की तरह होता है, जितना मिटाने की कोशिश करते हो वह और भड़कता है। चंदन ने एक दिन फैसला किया कि भोलू की खोज करेगा। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जाएगा, पर उसके दिल में एक अनकही सी आवाज थी जो कह रही थी, तुमने जो खोया है उसे वापस पाने की कोशिश करो। यात्रा लंबी थी। चंदन ने अपनी कमीज के बटन दर्जी की तरह ठीक किए और अपने नए गधे को एक दिन बाजार में बेच दिया। जो पैसा मिला उससे उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा शहर की ओर, जहां उसकी उम्मीदों का कोई पता था ही नहीं। शहर के रास्ते ऊंचे और भीड़ भरे थे। रास्ते में उसने कई लोगों से पूछा, कई ठेलों और दुकानों पर टिक कर पूछा, पर किसी को भोलू के बारे में जरूरी जानकारी नहीं मिली। एक बूढ़ा ठेला चालक जिसे उसने रास्ते में देखा बोला, कभी कभी गधे शहर के बाजारों में नीलाम होते हैं, पर वे अक्सर बिक जाते हैं और फिर कोई निशान नहीं मिल पाता। चंदन की आंखों में फिर आशा की एक रंगत जगी। वह बाजारों की ओर चल पड़ा जहां जानवरों की भीड़ और खरीदारों की सरगर्मियां रहती थीं। वहां वह लोगों से मिलकर पूछा,
और एक दो लोगों ने संकेत दिया कि भोलू जैसा दिखने वाला गधा उन्होंने किसी कारखाने में देखा था जहां पुराने जानवरों का उपयोग होता था, पर किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं थी। एक दिन चंदन ने एक बड़े वेटर से सुना कि शहर के उस आदमी ने अपनी जगह बदली है और वह अब किसी दूसरे शहर की ओर जा चुका है क्योंकि यहाँ उसे आराम नहीं मिल रहा था। चंदन का दिल धक धक करने लगा, पर वह थकता नहीं था। उसने दिन रात की मेहनत की, छोटी से छोटी नौकरी कर ली और पैसे जमा किए ताकि वह आगे की यात्रा कर सके। उसकी माँ से मिलने का मन करता था, पर वह जानता था कि यदि वह उसी गांव लौटकर बैठ जाए तो कभी भी भोलू की तलाश नहीं करेगा। उसकी आंखों में एक लक्ष्य सा बन गया था, भोलू को ढूंढ निकालना। कई महीनों की यात्रा के बाद एक सुबह वह एक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा था। वहां एक रिक्शा वाला अपने रिक्शे पर कुछ बोझ रखकर बोल रहा था कि उसने कुछ दिन पहले एक गधे को देखा था जो एक बड़े घर की छत पर खड़ा था। सुनते ही चंदन की उम्मीद फिर जाग उठी। उसने रिक्शा वाले से पूरा हाल पूछा और पता चला कि वह गधा कुछ मील दूर एक फैक्ट्री के पास देखा गया था, जहां पुराने जानवरों को मजदूरों ने खरीदा था ताकि वे माल ढोने में काम लें। चंदन ने तुरंत वहां की ओर रास्ता पकड़ा। रास्ता पत्थरों से भरा था और फैक्ट्री की दीवारें धुएं से काली पड़ी थीं। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई गधे, बैल और बैल की तरह के दूसरे जानवर काम कर रहे थे। कुछ की आंखों में उदासी थी, कुछ की हालत बदतर थी, पर कहीं एक जानवर की चाल पर नजर पड़ी और चंदन के दिल ने उसे पहचान लिया, भोलू। भोलू को देखकर चंदन की आंखें नम हो गईं। भोलू अब भी वह था, थका हुआ, पर मानो अंदर से अडिग। उसकी पीठ कुछ घिस चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही सधी सी मासूमियत अभी भी थी। चंदन ने बिना कुछ सोचे भोलू की ओर भागा। फैक्ट्री के मालिक ने उसे रोका, पर चंदन ने अपने पास जो बचा हुआ पैसा था रखा और बोला, यह उसका मूल्य है। मालिक ने पैसे देखे और कुछ सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन देखो यह व्यापार है। चंदन ने कहा, यह मेरे लिए व्यापार नहीं है, यह मेरा परिवार है। मालिक की आंखों में कुछ नरमी आई। उसने भोलू को चंदन के हाथों में सौंप दिया। भोलू को देखकर चंदन के सीने में एक अजीब सी राहत आई। उसने उसे गले लगाया और कहा, भोलू, मैं आया हूँ, अब तुम मेरे साथ लौटो। भोलू ने अपने कान खिंचाए, पर जैसे जान गया कि अब सब ठीक है। चंदन ने उसे अपनी कमर पर खींचा और साथ चल पड़ा। वापसी की राह आसान नहीं थी। गांव की तरफ जाते हुए कभी कभी उन्हें भूख लगी, कभी रात में छाया की कमी महसूस हुई। पर चंदन के पास अब एक चमकती हुई उम्मीद थी, भोलू के साथ घर लौटने की। लोगों ने जब देखा कि चंदन भोलू के साथ वापस आया है, तो कईयों की आंखें नम हो गईं और कुछ ने तालियां बजाईं। चंदन की मां ने घुटनों पर बैठकर रोते हुए भोलू को गले लगाया और बोली, जब तुम उसे बेच रहे थे तब मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था, पर अब तुम लौट आए हो बेटा। भोलू ने मासूमियत से दोनों का सिर सुलगा दिया, मानो कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। पर भोलू का वापस आना केवल खुशी का कारण ही नहीं था। धीरे धीरे गांव में कुछ बातें बढ़ने लगीं। कुछ लोगों ने चंदन पर तंज किया कि उसने अपनी मजबूरी में बेच दिया, जबकि अब वह उसे वापस खरीद लाया। कुछ ने कहा कि उचित सोच और धैर्य से काम लेना चाहिए था, पर चंदन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने भोलू की देखभाल शुरू कर दी, उसे अच्छी घास, दवाइयां और आराम दिया गया। भोलू कुछ महीनों में ठीक होने लगा, उसकी चाल में फिर वही पुराने सुर आ गए और वह खेतों में फिर से मेहनती बनकर काम करने लगा। पर एक दिन गांव में एक नया विवाद खड़ा हुआ। शहरी खरीदार अब गांव में आकर जानवरों को बहुत कम दाम में खरीद कर ले जा रहे थे और गांव वाले अक्सर बिना सोचे समझे बेच देते थे। चंदन ने देखा कि कई परिवार उन्हीं मजबूरियों की आग में जल रहे थे जिनसे उसने गुजारा था।
उसने फैसला किया कि वह कुछ करेगा। चंदन ने भोलू के साथ गांव की चौपाल में बैठकर सभी से कहा, हम अपने जानवरों को इतनी आसानी से नहीं बेच सकते। जब हम उन्हें बेचते हैं तो केवल पैसे नहीं मिलते, हम अपनी यादें और अपने साथी भी खो देते हैं। लोग पहले तो चुप रहे, पर धीरे धीरे उनकी आंखों में कुछ बदलाव आया। किसी ने कहा, पर यह कैसे रोके? चंदन ने जवाब दिया, हमें अपने जानवरों का एक साथ ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई तीसरे पक्ष को खरीदना ही हो तो पहले जान लें कि उसका इरादा क्या है। हमें लिखित में लेन देन करना चाहिए, और यदि कोई शहर वाला हमारे जानवरों को असली दाम से कम लेने की कोशिश करे तो उसे हम इकट्ठे मना कर दें। गांव के युवाओं ने चंदन की बातों में दम देखा और उन्होंने मिलकर एक छोटी सी समिति बना दी जो जानवरों के लेन देन पर नजर रखेगी। उन्होंने कुछ नियम बनाए, किसी भी जानवर को बेचने से से कम 3 ग्रामीणों की सलाह ली जाएगी और हर सौदे को लिखकर दर्ज किया जाएगा। समय के साथ यह पहल गांव में लहर की तरह फैल गई। छोटे छोटे गांव भी आपकी तरह जागने लगे और अपने पशुधन के हित में इकट्ठा होने लगे। शहर के सौदागर जो पहले अकेले आते थे, अब उन पर निगाह रखने लगे। धीरे धीरे एक नई तरह की शक्ति गांव में उभरी, एकता और बुद्धिमत्ता की शक्ति। चंदन के पास अब सिर्फ भोलू नहीं था, उसके पास एक नई जिम्मेदारी थी, अपने गांव को जागरूक करना। वह जानता था कि भोलू की कीमत केवल पैसे में नहीं थी, उसकी कीमत उस रिश्ते में थी जो वह लोगों के साथ बांटता था। कई सालों के बाद जब चंदन बूढ़ा हो गया और भोलू उसके पास से धीरे धीरे विदा होने लगा, तो लोग कहते थे कि उसने गांव के लिए बहुत कुछ किया। छोटे बच्चे भोलू के चारों ओर खेलते, उसकी पीठ पर झूलते और उसकी बेवजह की हरकतों पर हंसते। भोलू की उम्र बढ़ने पर उसका बोझ धीरे धीरे हल्का कर दिया गया और उसे आरामदायक जीवन दिया गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग शाम की चाय पी रहे थे, चंदन ने अपनी माँ के साथ बेंच पर बैठकर कहा, क्या तुम याद करती हो वो दिन जब मैंने भोलू को बेच दिया था? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और मैं जानती हूँ कि तुमने जो किया वह मुश्किलों में हुआ। तुम्हारी गलती से हमने कुछ सीखा। चंदन ने देखा कि भोलू अब धीमा हो गया है, उसकी आंखों में अब भी वही मासूम चमक थी, पर कदम दुर्बल थे। चंदन ने हाथ बढ़ाकर उसे सहलाया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि किसी चीज की कीमत सिर्फ दाम से नहीं होती। समय के साथ भोलू चला गया। उसकी स्मृति गांव के गलियारों में गूंजती रही, बच्चे उसकी कहानियां सुनाते और बूढ़े उसकी सादगी की तारीफ करते। चंदन ने भी उसकी यादों को संभाल कर रखा, पर उन्होंने भी यह सिखा दिया कि हर चीज की कीमत होती है और कई बार वह कीमत हम समझने में चूक जाते हैं। गधे की सच्ची कीमत न तो बाजार में नापी जा सकती थी और न ही नोटों से तौली जा सकती थी, वह रिश्तों में थी, यादों में थी और उन प्यारे पलों में थी जब कोई साधारण प्राणी भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्ची खुशियों का कारण बन जाता है। गांव में अब जब भी कोई नए जानवर का सौदा होता, लोग पहले सोचते, पर फिर वे चंदन की कहानियां याद करके समझ जाते कि किसी चीज को बेचने का अर्थ सिर्फ आज की राहत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका असर आने वाले कल पर भी पड़ता है। उस गांव में भले ही समय की रफ्तार तेज थी, पर लोगों ने सीख लिया कि कभी कभी चीजों को छोड़ना आसान होता है, पर सही निर्णय वही है जो दिल और दिमाग दोनों से किया जाए। और इस तरह भोलू की सच्ची कीमत, जो कभी नोटों के ढेर में नापी गई थी, वह गांव की आत्मा और लोगों की जुड़वा यादों में बस गई। बीरबल का झूठ पकड़ने का तरीका। अकबर के दरबार में सच और बुद्धि की बातें अक्सर हंसी ठिठोली के साथ उठतीं, पर उसी दरबार में न्याय का एक अलग ही मतलब था। जहां एक ओर बादशाह की उपस्थिति में सियासत और हुकूमत की गूंज होती, वहीं दूसरी ओर बीरबल की सरल मुस्कान और चतुराई लोगों के दिलों में भरोसा जगाती। बीरबल अपनी तरकीबों से किसी का अपमान न करता, पर झूठ और कपट को उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया।
यह कहानी एक ऐसे झूठ की है जिसे बीरबल ने न केवल पकड़कर बेनकाब किया बल्कि अदालत में झूठ के भय और समाज की सच्चाई का ऐसा सबक दिया कि वर्षों तक लोग उसे याद करने लगे। वह वक्त था जब सम्राट अकबर की राजधानी आगरा अपने शिखर पर थी। बाजारों की हलचल, साहूकारों के लेन देन, नज़ारे और महल की शान सब कुछ अपने चरम पर था। एक दिन पहुंचकर दरबार में एक व्यापारी खड़ा था। उसका नाम हसमुख था और वह अपने कपड़ों और आभूषणों से मामूली नहीं दिखता था, पर उसके शब्दों में मिठास थी जो सुनने वालों को मोह लेती। वह नगर के बाहर से आया था और कहता था कि उसने दूर कहीं पर एक अनमोल मुखिया सुनहरी अंगूठी खरीदी है। वह अंगूठी उसके अनुसार किसी संत की दी हुई थी और उसके पास उस पर एक जादुई शक्ति भी थी, जिसने पहना उसे सौभाग्य नसीब होगा। उसकी बातें सुनकर राजदरबार में कई लोगों की आंखें चमक उठीं। कई अमीरों ने तो ऐसे आभूषणों के लिए दूर दूर तक दौड़ लगाई थी। अकबर ने पूछा, यह अंगूठी कितने की है? हसमुख ने बड़ी शान से कहा, शाहजादा, जो कीमत चाहे बताइए, पर यह अंगूठी केवल सच्चे दिल वाले के हिस्से में आती है। सभी ने ठहाके लगाए, पर बादशाह ने चाहा कि पहले साक्ष्य देखे जाएं। हसमुख ने अंगूठी निकाली। वह सुनहरी थी और उस पर कीमती पत्थर जड़े थे। किसी ने भी उसकी शिल्पकारी का बुरा नहीं कहा, पर बीरबल की निगाहें और भी तेज थीं। उसने ध्यान से अंगूठी देखी, फिर हसमुख की आंखों में झांका। वह अक्सर इतना ध्यान से देख लेता था कि सामने वाला व्यक्ति खुद को खोलकर रख देता। अकबर ने कहा, हसमुख, यह अंगूठी हमारे हजारों लोगों की नजरों में अनमोल दिखती है, किंतु सच्चे दिल की कसौटी किस तरह देखी जाएगी? क्या इसका कोई परीक्षण है? हसमुख ने बड़ी आसानी से उत्तर दिया, हमारे इलाके की रीति यह है कि रात्रि में जब चांद पूरी तरह निकले, अंगूठी को नदी के पानी में भिगोकर उस पर मंत्र कहा जाता है। सच्चे दिल वाला पहनते ही किस्मत चमक उठेगी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, पर यहाँ हम किसी को गलत रास्ते पर नहीं जाना देंगे। पहले इसे दरबार में दिखाइए, फिर हम निर्णय करेंगे। कुछ लोग हसमुख की बातों से प्रभावित होकर खरीदना चाहते थे, पर बीरबल चुप था। उसने अंगूठी हाथ में ली और ध्यान से उसे देखा। पत्थर की नक्काशी, धातु की चमक और अंगूठी के अंदर कुछ निशान थे जिन्हें तेज नजर ही पहचान सकती थी। बीरबल ने सोचा कि सच्चाई का पता सिर्फ दिखावे से नहीं चलता। अक्सर झूठ इतने मीठे शब्दों में लिपटा होता है कि सत्य कहीं दब जाता है। उसने सोचा कि इस झूठ को पकड़ने के लिए किसी चाल की जरूरत होगी, पर चाल चालाकी से ऐसी कि सामने वाला खुद फंस जाए। अगले दिन एक नजारा हुआ जो दरबार में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक अनाम व्यक्ति आया जिसने खुद को जौहरी दिखलाया और कहा कि वह वही व्यक्ति है जिसने हसमुख को अंगूठी बेची थी। हसमुख ने तुरंत आपत्ति की और दलील दी कि वह झूठ बोल रहा है, पर जौहरी ने कुछ ऐसी बात कही कि अकबर भी सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि हसमुख ने उसे एक दिन पहले बाजार में देखा था और अंगूठी खरीदी थी, पर उसने यह जिक्र नहीं किया कि हसमुख से उसने अंगूठी कहीं में ली थी। बस इतना कहा गया कि वह हसमुख का लेन देन था। हसमुख का चिर परिचित रवैया थोड़ा असमंजस में पड़ गया और उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी दिखने लगी। बीरबल ने भीतर ही भीतर महसूस किया कि झूठ बहुत सावधानी से तैयार किया गया था, पर झूठ की असल कमजोरी उसी समय सामने आती है जब उसकी परतें हटती हैं, और परतें तभी खुलती जब व्यक्ति खुद अपनी बातों से उलझ जाए। बीरबल ने अचानक प्रस्ताव रखा कि अंगूठी का परीक्षण किया जाए, पर वह परीक्षण आसान सा नहीं था। उसने कहा, मैं एक तरह का परीक्षण सुझाता हूं जो न तो ऊपर से दिखेगा और न ही किसी को ठेस पहुंचेगा। अंगूठी को हम एक सप्ताह के लिए यहाँ रख देते हैं। हर दिन मैं इसे किसी खास व्यक्ति के हाथ पर रखकर देखूंगा कि वह किस तरह प्रतिक्रिया देता है। यदि अंगूठी सच्चाई का इशारा करती है,
तो उसकी चमक में कुछ अलग नूर आएगा। लोगों ने कहा कि यह अजीब लगता है, पर अकबर ने कहा, बीरबल की तरकीब सुनी जाए। बीरबल ने उसी वक्त 4 लोगों का चुनाव किया, एक गरीब भूखा सफाई काम करने वाला, एक धनी व्यापारी, एक काजी और एक साधु। उसने इन चारों को अलग अलग समय पर अंगूठी पहनने के लिए कहा और उनकी प्रतिक्रिया नोट करवाई। पहले दिन जब अंगूठी गरीब के हाथ पर गई तो गरीब ने इसे धूल में गिरा दिया और बोला कि उसकी जिंदगी में ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों ने कहा कि यह कोई संकेत नहीं है। दूसरे दिन जब व्यापारी ने अंगूठी पहनी तो उसका चेहरा चमक उठा। उसने देखा कि उसके व्यापार में अचानक लाभ होगा, पर उसने यह बात छिपाई। तीसरे दिन काजी ने इसे छुआ और न्याय की बातें की, पर उसकी आंखों में कुछ द्विवेद था। जब साधु ने अंगूठी छुई तो उसने सादगी से उसे वापस रख दिया और कहा कि आभूषण आंतरिक सौभाग्य नहीं ला सकता। पर बीरबल के पास इन सब प्रतिक्रियाओं का एक अलग ही अर्थ था। वह जानता था कि अंगूठी की असल पहचान दिखने में नहीं, व्यवहार में निहित होती है। बीरबल ने देखा कि अंगूठी जिसको सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी वह हंसमुख ही था। वह बार बार अंगूठी की ओर देखता, उसकी आंखों में लालसा झलकती। हंसमुख ने बार बार कहा कि यह केवल सच्चे दिल वालों के लिए है, पर उसके भीतर की लालसा उसे बार बार झूठ की ओर धकेल रही थी। बीरबल ने यह निर्णय किया कि अब समय आ गया है जब सच्चाई को उद्घाटित किया जाए, पर वह ऐसा करेगा कि हंसमुख खुद ही अपनी गलतियों की सजा भरे। बीरबल ने दरबार के सामने हर रोज अंगूठी रखने का नाटक किया। उसने अंगूठी को किसी खास बॉक्स में रखा और कहा कि जो कोई भी सच बोलकर हाथ उठाएगा उसे अंगूठी पहनाने का हक मिलेगा। लोगों ने इसे धार्मिक या अनुष्ठानिक चीज समझा और कुरकुरा होकर देखते रहे। पर पुरानी चालें वही पुरानी। हंसमुख ने अब भी समझौता करने की कोशिश नहीं छोड़ी। उसने दरबार के कुछ अनुयायियों को घूरकर अपने पक्ष में करने की सोची और कुछ लोगों से गुप्त बातें करने की भी कोशिश की। एक शाम जब अकबर दरबार से बाहर निकले तो महसूस हुआ कि आकाश हल्का सा बदला हुआ है। बीरबल ने दरबार के कुछ नौकरों से कहा कि वे अंगूठी को लेकर बाजार जाएं और उसे एक झूठे सौदे के बहाने बेचकर वापस लाएं। यह सुनकर कई लोगों ने हैरानी व्यक्त की, अंगूठी बेचने का विचार कैसा है? पर बीरबल ने समझाया कि झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमें झूठ की भाषा में उतरना होगा। नौकरों ने अंगूठी के साथ शहर में घूमना शुरू किया और कुछ समय बाद बाजार में इसकी चहल पहल हुई। कुछ लोगों ने इसे देखा और कहा कि यह अनमोल है, कुछ ने खरीदा, कुछ ने नजरअंदाज किया। पर बीरबल का असल खेल तो अब शुरू हुआ था। उसने खबर चलवा दी कि यह अंगूठी दौलतमंदों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है और कई लोग इसे पाने के लिए तैयार बैठे हैं। खबर जल्दी फैल गई और बाजार की हलचल बढ़ गई। हंसमुख ने जब यह सुना तो उसके भीतर की लालसा ने फिर उसे घेर लिया। उसने कुछ लोगों को रिश्वत देकर कहा कि वे इस अंगूठी को खरीदकर उसे सौंप दें, पर बीरबल ने सब कुछ अंजाम तक पहुंचाने की योजना पहले ही बना ली थी। एक रात बीरबल ने निश्चय किया कि वह खुद अंगूठी के साथ बाजार जाएगा, पर वह दृश्य इतना रमणीय था कि किसी को अंदाजा नहीं हुआ। बीरबल ने एक साधारण वेश बनाया और बाजार में घूमते हुए उसे एक जौहरी के रूप में रखा। वह जानता था कि हंसमुख के हाथ में लालच इतना बड़ा था कि वह इतने माहौल में भी चूक सकता था। हंसमुख ने देखा कि बाजार में वही अंगूठी किसी झोलों में रखी है और वह बिना देर किए आगे बढ़ा। उसने जौहरी से छिपकर अंगूठी खरीदने की कोशिश की, पर तभी बीरबल ने अपना मुख खोला और धीमे स्वर में कहा, भाई, यह अंगूठी बहुत ऊंची कीमत की है, पर उसका असल मालिक दरबार में बैठा है। हंसमुख का चेहरा लज गया, पर लालच ने फिर काम किया। उसने झपटा और अंगूठी पकड़ ली। जौहरी ने कहा कि यह अंगूठी केवल सच्चे दिल वालों के लिए है और निष्ठा का इशारा करना जरूरी है।
हसमुख ने कहा कि वह हर तरह की कसौटी पार कर सकता है और पैसे भी देने को तैयार है। तब बीरबल ने एक छोटा सा पैक खोला और कुछ कागज निकाले। कागजों पर अंगूठी की नकल, नकली दिखावट और सस्ते पत्थरों की सूचियां थीं। बीरबल ने कहा, यह अंगूठी नकली है। हसमुख के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यह असली है। पर आसपास की भीड़ में जो लोग खड़े थे उनकी कुछ आंखें शंकित हो उठीं। बीरबल ने नजदीक आकर कहा, तुम इसे बाजार में खरीदने आए थे और जब पूछा गया तो तुमने कहा कि यह सच्चे दिल के लायक है, पर असलियत क्या है यह बाजार की भीड़ बताती है। इस बात से हसमुख चकरा गया। उसने दलील दी कि उसे यह अंगूठी कहीं और से मिली थी, पर बाजार के लोगों ने उसे देखा, उसकी फुर्ती और चाहत को देखा और धीरे धीरे शक ने उसके चारों ओर घेरे बना लिए। बीरबल ने अब एक और कदम उठाया। उसने कहा कि यदि कोई आदमी सच कहेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा और यदि कोई झूठ बोलेगा तो उसे उसी झूठ की सजा मिलेगी। उसने भीड़ से कहा कि जो कोई गवाही देगा वह समाज द्वारा पहचाना जाएगा। भीड़ में कुछ लोग खड़े हुए और बोले कि उन्होंने हसमुख को बाजार में देखा था, वह अंगूठी छिपाते हुए आया था। दूसरे ने कहा कि उसने हसमुख को अंगूठी की तरफ चुंबकीय आकर्षण के साथ देखा था। धीरे धीरे आरोपों का एक जाल बनता गया। हसमुख ने गुस्से में कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं और उसने दरबार में सच्चाई रखने की मांग की। अकबर, जो सब देख रहा था, ने कहा, बीरबल, तुमने यह सब कैसे जान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई छिपे हुए भावों और कर्मों में दिखाई देती है। किसी के चाल, उसकी आंखों की चमक और उसकी बातों की तुकबंदी से सच्चाई का अनुमान लगा लेना मुश्किल नहीं। अकबर ने कहा कि अब तो सबूत चाहिए। बीरबल ने कहा, सबूत हमारे हाथ में है। यहाँ का मार्केट है और वहाँ के गवाह हैं। पर असली सबूत तो हसमुख की अपनी जुबान है। हसमुख अब और नहीं झूठ पका सका। उसकी जुबान घबराकर बोली, मैंने शायद बाजार में इसे छुपाया था, पर मैंने कहा था कि यह किसी संत की अंगूठी है। बीरबल ने उसे घूर कर कहा, तो यह मानो कि तुमने झूठ बोला। तुमने किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि तुम उसे महंगा बेच सको। हसमुख ने नीचता से सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने कहा। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, झूठ की सजा क्या होगी? बीरबल ने कहा, तुम्हें जनता के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और जो नुकसान किसी ने सहा हो उसे पूरा करना चाहिए। हसमुख ने शर्मिंदा होकर कहा कि जो भी दंड हो उसे वह स्वीकार करेगा। अकबर ने आदेश दिया कि हसमुख उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे और अंगूठी की असलियत बताकर सबको सचेत करे कि कोई भी दिखावटी चीज हर समय असली नहीं होती। हसमुख ने दरबार में झुककर माफी मांगी और कहा कि उसने लालच में झूठ बोला। उसने यह भी वादा किया कि वह अब लोगों को धोखा नहीं देगा। पर बीरबल ने यह कहानी यहीं समाप्त कर दी तो शायद उसका मकसद पूरा नहीं होता। उसने दयालुता और सीख दोनों को मिलाकर एक और कदम उठाया। अकबर ने आदेश दिया कि हसमुख को कुछ सामाजिक कार्य करने चाहिए जिससे वह अपने कर्म सुधार सकें। हसमुख ने सहमति व्यक्त की और उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह कपड़े बेचता और समय समय पर गरीबों को कपड़े दान करता। उसने लोगों से माफी मांगी और वे धीरे धीरे उसे माफ करने लगे। पर बीरबल ने एक विशेष नियम भी लागू किया। वह कोई भी जो किसी भी वस्तु को बेचने आगे से आएगा, उसे सच बताना होगा और यदि कोई झूठ पकड़ा गया तो उसे सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करके उसकी भरपाई करनी होगी। इस नियम ने लोगों में ईमानदारी को बढ़ावा दिया और बाजार में नई पारदर्शिता आई। कहानी का असली सबक तब सामने आया जब कुछ सालों बाद उसी हसमुख ने बिकने वाली वस्तुओं के पीछे बड़े तौर तरीके से सच्चाई छिपाने की पुरानी आदत को छोड़ दिया। वह ईमानदारी से काम करने लगा और उसके ग्राहकों ने भी उसे अपनाया।
अकबर का दरबार गवाह रहा कि कैसे एक छोटी सी चाल ने समाज की दशा बदल दी। बीरबल ने साबित कर दिया कि झूठ को पकड़ना केवल उसे बेनकाब कराना ही नहीं है, उसके बाद उससे मिलने वाली शिक्षा और मरम्मत भी उतनी ही जरूरी है। उसने सिखाया कि सजा और दया दोनों का मेल समाज को संतुलित बनाता है। समाप्ति के क्षण में बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां तनाज सच्चाई का पालन तभी संभव है जब समाज इसकी रक्षा करे। पर छल धोखे को मिटाने के लिए केवल दंड पर्याप्त नहीं, समझ और सुधार का रास्ता भी चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुमने फिर से न्याय का सही अर्थ समझाया। बीरबल मुस्कुराया और कह गया कि झूठ पकड़ना एक कला है, पर उस कला का उपयोग हमेशा समाज के भले के लिए होना चाहिए। बादशाह के दरबार में लोग उस दिन सीख कर गए कि कैसे चालाकी और ईमानदारी, दंड और दया सब मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं। और बीरबल, वह फिर अपने शांत स्वभाव में बैठ गया, पर हर आंख में उसकी तरकीब की तारीफ थी और हर दिल में सच्चाई की अहमियत गूंज रही थी। अकबर और बीरबल की मध्यरात्रि यात्रा। उस रात आगरा पर एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। महल की दीवारों पर चांद की रोशनी हल्की सी थिरक रही थी और हवाओं में ठंडक उस तरह घुली हुई थी जैसे किसी गहरे विचार की सरदाहट। जहां पनाह बादशाह अकबर अपने वर विशाल महल के एक बड़े दर्पण से चांदनी को निहार रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी, न तो सोने का मन था और न ही किसी सामान्य सभा में जाने का। दरबार की बातें, राजस्व के कागज और नीतियों के तकरार जब रात में भी उनके मन में कौंधती तो वे अंधेरी सोचों में और गहरे उतर जाते थे। उस बेचैनी का एक कारण यह भी था कि हाल के दिनों में आगरा के कुछ कोनों से अजीब घटनाओं की खबरें आती रहती थीं। खोई हुई चीजें, अचानक गायब होने वाले वेशभूषा के टुकड़े और लोगों के बीच एक अघोषित भय जिसके कारण रात की सड़कों पर लोग अपने घरों से बाहर निकलना कम कर रहे थे। अकबर ने सोचा कि शायद वह स्वयं जाकर देख लें कि शहर के लोग किन किन बातों से डरे हुए हैं। पर एक अकेला सम्राट कौन सा रात में निकलकर सड़कों की रेत छानता। यही सोचकर वे मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा, जो धीरे धीरे दरबार के पास आया। बीरबल, जो अपनी चतुराई, तरकीब और लोगों की भावनाओं को समझने की कला के लिए विख्यात था, अक्सर अकबर को यह सुझाता कि समस्याओं का हल कभी कभी थल पर जाकर ही मिलता है। वह शांत, समझदार और हमेशा किसी न किसी नई तरकीब के साथ आता। उसने अकबर के भीतर की बेचैनी देख ली और बोला, जहां पनाह, यदि आप चाहें तो आज मध्यरात्रि में कुछ समय मेरे साथ बाहर चले। अकबर की आंखों में एक तड़प चमकी। वे जानते थे कि यह असाधारण कदम होगा, पर वे हमेशा चाहत रखते थे कि अपने प्रजा की हकीकत स्वयं देख लें। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, पर हम यहाँ से बिना किसी शोर शराबे के निकलेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे निकटवर्ती ही चिंता में पड़े। कुछ घनघनाहट नहीं, केवल हल्की सी रस्सी की खड़खड़ और दरवाजे की औंधी आवाज। महल के दरवाजे खुले और दोनों चुपचाप बाहर निकले। अकबर ने साधारण वस्त्र चुने, एक साधारण धोती और काली चादर जो उन्हें किसी साधारण आदमी के समान दिखने दे। बीरबल ने अपना हल्का कमीज और एक चौड़ी टोपी ली जिससे कि उसके चेहरे की पहचान मुश्किल रहे। वे दोनों धीरे धीरे शहर के उन गलियों की ओर बढ़े जहां रात का अंधेरा भी कुछ कह नहीं पाता था। रास्ते में कभी कभी किसी दरवाजे की खटखट सुनाई देती, कभी किसी खतरनाक जानवर की खड़खड़ाहट, पर यह सब कुछ ऐसा था कि वे सिमटकर चलते रहे। शहर की पहली सुबह उसके दरवाजों पर तेज नहीं थी, पर उस घड़ी जब अकबर और बीरबल बाजार की एक सुनसान गली से गुजरे, उन्हें कुछ आवाजें मिली। एक बच्चे की रिमझिम सी आवाज और साथ ही किसी बूढ़े व्यक्ति की बड़बड़ाहट। वे चुपके से निकट पहुंचे तो देखा, एक छोटी सी आंगन में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने एक लड़का सिर झुकाए खड़ा था। बूढ़ी औरत ने गुनगुनी आवाज में कहा, बेटा, यह सामान कहाँ से आया है?
तुम्हें इसे कहाँ से मिला? लड़का डरा सा बोला। दादी, मैंने इसे रास्ते पर देखा था, वहाँ कोई नहीं था। मैंने उठाया और सोचा कि आप काम आएंगी। दादी की आंखों में आशा और संदेह का मिश्रण था। पास खड़ी एक औरत थी जो धर्मसभा में आती जाती दिखती थी। उसने लड़के की ओर देखकर कहा, यह लड़का अक्सर रातों में यहाँ दिखाई देता है। हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी वह हमारे सामने कुछ चीजें गिराकर खुद गायब हो जाता है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। अकबर की दिलचस्पी बढ़ी। वे चाहते थे कि जान लें कि यह लड़का क्यों रातों रात उन आंगनों में आता है। वे करीब आए और बिना परिचय दिए बोले, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का चौंककर बोला, मियाँ, मेरा नाम सीम है। बीरबल ने आंखों में नरमी लिए कहा, सीम, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों घूमते हो? घर कहाँ है तुम्हारा? सीम की आंखों में डर और शर्म मिला हुआ था। उसने कहा, घर? घर तो बहुत दूर है मियाँ। मेरे पिता की मौत हो गई और माँ बीमार है। हम लोग भटक रहे हैं। अकबर के भीतर सहानुभूति का थपका उठा। वे जानते थे कि शहर के किन किन हिस्सों में मृत्यु और गरीबी की कहानियां छुपी रहती हैं, जिन्हें सिर्फ वही सुन पा सकते थे जो गलीगली सन्नट में उतर आते। वे चाहते थे कि सीम को सहायता दी जाए, पर वे इस बात को भी समझते थे कि मदद करने का ढंग सही होना चाहिए। बीरबल ने अपनी पगड़ी की एक टेका खोला और उसमें से कुछ सिक्के निकालकर लड़के को दिए, पर यह केवल अस्थायी सहानुभूति भर थी। उसने कहा, सीम, तुम कल सुबह महल के दरवाजे पर आना। हमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हालात के बारे में पूरी बात सुननी है। सीम ने जैसे राहत की सांस ली और नतमस्तक होकर चला गया। अकबर ने सोचा कि इस छोटी घटना का क्या अर्थ निकलेगा, पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो चीजें दिखती नहीं, अक्सर वही ज्यादा मायने रखती हैं। आइए आगे चलते हैं। वे आगे बढ़े तो एक बड़े दुकानदार का काफिला दिखा। रात के इस समय वह अपने तहखाने की झलकियां देख रहा था। उसकी आंखों पर भय था। कुछ दूर तक सुनसान रास्ते पर 3-4 लोग इकट्ठे खड़े थे और उनमें से एक आदमी झट से उसकी ओर भाग कर आया। दुकानदार की बातों से पता चला कि उसके कुछ गहने गायब थे और वह शक कर रहा था कि किसी ने अंदर झांककर चोरी की है। बीरबल ने ध्यान से दुकानदार की बातों का अध्ययन किया। उसने देखा कि दुकानदार ने तहखाने की चाबी किसी अपरिचित नौकर को दी थी और वह नौकर स्वयं बहुत हक्की हक्की सी चाल में था। बीरबल ने तुरंत सुझाया कि हम तहखाने के पास चुपचाप खड़े होकर रात के करीब लोगों की हरकत देखें। अकबर ने सहमति दी और दोनों ने दीवारों के साये में खड़े रहकर निगरानी की। कुछ घंटों बाद उन्होंने देखा कि वही नौकर अंधेरी छत के पास आया। उसने चुपके से ताला खोला और अंदर गया, पर वह कुछ अधिक चतुर था। वह तहखाने से निकलते समय कुछ छुपा कर ले गया। बीरबल ने चतुराई से अकबर की ओर देखा और बोला, यह वही नहीं है जो दिख रहा। वे थोड़ा और आगे जाकर पता लगाने लगे कि नौकर का क्या इरादा था। पर तभी आंगन के एक कोने से कुछ शोर शराबा हुआ और उन लोगों का ध्यान हट गया। कोई कह रहा था कि एक अजीब आवाज आ रही है, किसी ने पत्थर फेंका था। दुकानदार ने अपनी नजरें आसपास दौड़ाई और बाद में पता चला कि उस झकझोरने वाले समय में किसी ने दूसरे दरवाजे से भी एक छड़ी फेंकी थी ताकि ध्यान भटक जाए। बीरबल ने समझा कि यह चोरी का जाल सिर्फ एक नौकर का खेल नहीं, बल्कि कहीं से किसी बड़े लॉबी का हिस्सा है। अकबर की चेहरे पर गंभीरता आई। उन्हें लगा कि ऐसा नहीं चलना चाहिए। वे कुछ और दूर चले तो एक पुराने कुएं के पास कुछ युवकों की टोली जमा थी। वे हंसी मजाक कर रहे थे, पर उनमें से एक युवा बेदमसा बैठा था और उसकी आंखें नम थी। बीरबल ने पूछताछ की तो पता चला कि उसी युवा का भाई कुछ दिन पहले एक सख्त सजा के बाद गांव से भाग गया था। अब उसको पता चला कि वह शहर में कहीं मिलेगा।
युवा ने बताया कि उसके परिवार ने शहर के एक ठेकेदार से भारी राशि उधार ली और वे अब गिरफ्त में आ सकते हैं। यह सुनकर अकबर के मन में न्याय की कसक जागी। वह जानना चाहते थे कि किस तरह की परेशानियां उनके प्रजाजन झेल रहे हैं, जिनके लिए वे राजकाज के कागजों में बस कुछ आंकड़े बन पाते हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शहर की रातें सिर्फ डर का नहीं, उम्मीदों और कहानियों की भी जगह हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हमें यह सब देखकर यह समझना है कि सियासत के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनकी सुलझान जरूरी है। वे तब एक पुराने मस्जिद के पास पहुंचे जहां कुछ लोग पक्की नींद से सो रहे थे, पर एक कोना था जहां से धीमी धीमी तब की आवाज आ रही थी। वहां एक सूफी संत बैठा था, आंखें आधी सी बंद, और उसके मुंह से ध्वनि निकली जो किसी मंत्र की तरह लग रही थी। बीरबल ने आवाज सुनकर कहा, संतों की बातें रात में अलग तरह की होती हैं। अकबर ने शांत रहकर संत के पास जाकर बैठा। संत ने अपनी आंखें खोलीं और दया भरी आवाज में कहा, राजा साहब, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वह सिर्फ सियासी मसलों में नहीं मिलता। कभी कभी आपको अपने भीतर उतरना पड़ता है। अकबर ने धीरे से कहा, संत, हमें अपने प्रजा की पीड़ा दिख रही है, मतभेद, चोरी, भय। पर हम कैसे जाने कि सच्चाई क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, सच एक ऐसी नदी है जो अपने भीतर कई प्रवाह रखती है। आप देखेंगे तो पाएंगे। पर ध्यान रहे, हर प्रवाह को बल से नहीं बल्कि समझ से मोड़ा जा सकता है। अकबर ने सिर झुकाया और बोला, धन्यवाद। बीरबल ने संत से एक छोटी सी पोटली ली और कहा, आपकी बातें रख ली हैं। आगे चलें, जहांपना। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक घर के बाहर चुपके से किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज बहुत कम थी, पर अपनी गूंज में भारी थी। वे पास पहुंचे तो देखा कि एक युवा महिला घुटने टेक कर रो रही थी और उसके पास एक छोटा बालक सोया हुआ था। उसकी आंखों में निन्नाना दर्द था। बीरबल ने बड़ी कोमलता से उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मियाँ, मेरा नाम रुक्मिणी है। मेरे पति को शहर के कुछ ठगों ने काम का लालच देकर ले लिया और अब वे लौटे नहीं। मेरे पास खाने को कुछ नहीं, और उस दिन जब मैं रांधी करने बाहर गई थी, किसी ने हमारे घर का घड़ा और कुछ कपड़े छीने। उसकी आवाज में वह थकावट थी जो कई बार झूठ और साजिशों में दब चुकी होती है। अकबर की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने चुपचाप कुछ रोटियां और कपड़े निकाले जो उन्होंने अपने साथ रखा था और रुक्मिणी को देकर कहा, यह लो, कुछ समय के लिए। रुक्मिणी ने नम आंखों से धन्यवाद दिया। बीरबल ने उस महिला से पूछा कि क्या उसने किसी पर शक किया। उसने धीरे से कहा, हमें लगता है कि हमारे मोहल्ले के ही कुछ लोग रात में घूमते हैं और चीजें उठा लेते हैं। बीरबल ने कहा, कभी कभी चोरी सिर्फ भौतिक नहीं होती, वह आत्मिक भी होती है, जब लोग एक दूसरे के दुख पर आंखें मूंद लेते हैं। अकबर ने सख्ती से कहा, ऐसा नहीं होगा, हम देखते हैं। उनकी यात्रा का अगला पड़ाव एक बड़े पुराने पुल के पास था। पुल के नीचे कुछ लोग जमा थे, कुछ मीन बेच रहे थे, कुछ तंबाकू चबा रहे थे और कुछ लोग एक खेल खेल रहे थे जिसमें सिक्कों का दाव था। बीरबल ने देखा कि खेल में कुछ लोग बार बार जीत रहे थे, पर उनके हाव भाव पर कुछ शंका थी। उसने पास आकर देखा कि कुछ चालू लोग खेल को इस तरह मोड़ते हैं कि अन्य लोग हारे। बीरबल ने एक चाल चली, उसने खुद के लिए एक छोटी रकम रखी और खेल में भाग लिया। खेल के बीच उसने ध्यान से देखा और तुरंत पकड़ लिया कि किस तरह कुछ लोगों ने सिक्कों को छुपाकर और जाल बिछाकर दूसरों से धन लूट रहे थे। उसने अपनी सूझबूझ से वहां खड़े लोगों को समझाया और अंततः उस जाल को उजागर कर दिया। कुछ लोग श्रेष्ठता दिखाते हुए भाग गए, पर कईयों को शर्मिंदगी हुई। अकबर ने देखा कि जनता की सुरक्षा सिर्फ कानून से नहीं बल्कि जागरूकता से भी होती है। वह यह सोचकर प्रसन्न हुए कि बीरबल की चालों से लोगों की हकीकतें सामने आ रही थीं।
बीरबल ने मुड़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, सड़कों पर घूमते हुए मुझे दिखता है कि शहर का सत्य बहुत जटिल है, यहाँ उसके कई रंग छिपे रहते हैं। उन दोनों की यात्रा के बीच अंधेरा कुछ सा हुआ और आसमान का चांद अब ढलने का नाम ले रहा था। वे एक ऐसे गली में पहुंचे जहां एक सन्यासी बैठा था जो किसी गुप्त बात को जानता नजर आया। उसने अकबर की ओर देखा और धीरे से कहा, राजा, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, पर तुमने जो निकटता रखी है वह तुम्हें लोगों के समीप लाती है। जो तुम यहाँ देख रहे हो उसे कहीं लिखो और उसे दूर करो। अकबर ने चौंक कर पूछा, हमारे प्रजा की समस्याएं इतनी जटिल क्यों हैं? सन्यासी ने कहा, क्योंकि लोग दिखावे के पीछे छुपते हैं और सच को दबा कर रखते हैं। अकबर ने उसकी बातों पर गंभीरता से विचार किया और बोला, हमें कुछ ठोस नीतियां बनानी होंगी जिससे लोगों को सुरक्षा और न्याय मिले। सन्यासी ने सिर हिलाया और कहा, कभी कभी नीति तभी काम करती है जब उसे दिल से अपनाया जाए। जैसे जैसे सुबह का पहला उजाला आसमान में फैला, अकबर और बीरबल घुमक्कड़ बनकर नई नई कहानियां लिए महल की ओर लौटे। उनकी पीठ पर न केवल रात की ठंडक थी बल्कि लोगों के दुख और उम्मीदों का बोझ भी था। महल पहुंचे तो वे दोनों ने अपनी वस्त्रों को बदलकर फिर से सम्राट और दरबारी का रूप धारण किया। अकबर के चेहरे पर अब थकावट थी पर साथ में दृढ़ता भी थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी चालाकी और समझ का बहुत लाभ हुआ। हमने किस तरह की चीजें देखीं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह यात्रा हमें दिखाती है कि राजधर्म सिर्फ थालियों में बैठकर नहीं निभाया जा सकता, उसे गली गली पहुंचाना पड़ता है। अगले कुछ दिनों में अकबर ने कई योजनाएं बनाईं। उन्होंने महल में एक छोटे से विभाग की स्थापना की जहां लोगों की शिकायतें रात दिन सुनी जातीं और जिनके लिए बीमारियां, राशन और न्याय की व्यवस्था की जाती। उन्होंने न केवल चोरी और ठगी के मामलों पर कड़ी नजर रखी बल्कि गरीबों और विस्थापितों की मदद करने के लिए एक चंदा निकाला। दुकानदारों और व्यापारियों के लिए नियम बनाए गए कि वे अपने नौकरों की पृष्ठभूमि जांचें और किसी अप्रत्याशित चोरी की रिपोर्ट मिलने पर सामूहिक जांच की जाए। बीरबल ने महल के नौकरों के व्यवहार और बाजार की चौकियों में गश्त बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि कोई भी आसानी से लोगों को धोखा न दे सके। अकबर ने कहा, हमें यह याद रखना होगा कि राज की असली ताकत जनता की भलाई में है। समय बीतता गया और बीरबल की चालाकियों और अकबर की सक्षम नीतियों से शहर में रात की सुरक्षा में सुधार हुआ। चोर कारोबार कम हुए और लोगों में यह विश्वास बढ़ा कि अब उनकी शिकायतें सिर्फ कागज के टुकड़ों में नहीं रुकेंगी। सीन और रुक्मिणी जैसे अनेक लोग जिनके जीवन में रातों ने गहरा अंधेरा डाला था, अब थोड़ी राहत पाने लगे। सीन को महल में छोटी सी नौकरी मिली और रुक्मिणी के परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था हुई। दुकानदारों के जाल उजागर हुए और कुछ लोगों को शिक्षा मिली कि उनके कामों की ईमानदारी ही उनकी शान है। बीरबल अक्सर उस रात की घड़ियों की बातें स्मरण कर अकबर से कहता, जहांपनाह, आपने देखा कि केवल अपनी चालाकियों से तुमने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी सूझबूझ ने राह दिखाई, पर यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि उससे सीख लें। कई सालों बाद जब बीरबल और अकबर की मध्यरात्रि यात्रा की बात लोगों के बीच चर्चा बन गई, तब भी उस रात की एक एक घटना गांवों और शहरों में किस्सों की तरह सुनाई जाती रही। बच्चे उस रात की कहानियां सुनकर सीखते कि राजनेता की वजह से ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की जागरूकता से ही समाज बेहतर बनता है। और अकबर, वे अक्सर महल की बागवानी में बैठकर बीरबल के साथ वह रात याद किया करते, उस रात जब उन्होंने चुपके से निककर देखा कि एक सम्राट का कर्तव्य सिर्फ सिंहासन पर बैठकर आदेश देना नहीं, बल्कि अंधेरे में भी लोगों की पीड़ा सुनना और उनको राहत पहुंचाना है। बीरबल ने अपने साधारण फोनियों और चालाकी के साथ उस विचार को जिंदा रखा कि न्याय, दया और समझ का मेल ही सच्ची शासन की पहचान है। समाप्ति में
इस मध्यरात्रि यात्रा ने अकबर और बीरबल दोनों को एक नया दृष्टिकोण दिया, यह कि जहां कानून की किताबों में हुक्म होते हैं, वहीं उनकी सच्चाई और प्रभाव लोगों के जीवन में महसूस करके ही साबित होते हैं। रात की सड़कों पर घूमते हुए वे न केवल चोरी और ठगों का सामना करते हैं, बल्कि लोगों की कहानियां सुनते हैं, उनकी आशाएं समझते हैं और उन पर काम करने का प्रण लेते हैं। यही वे सबक थे जिन्हें उन्होंने अपनी शासन नीति में उतारा और जिसकी वजह से उनकी न्यायप्रियता और लोकप्रियता कल से भी ज्यादा बढ़ी। और शहर की वही गली जहां कभी भय और अनिश्चितता रहती थी, अब एक ऐसा स्थान बन गई जहां लोग शाम के समय भी पूरी निश्चिंतता से अपने घरों की ओर लौटते। यह सब उस एक रात की यात्रा और उसके बाद की मेहनत का फल था। चतुर बीरबल और नादान पड़ोसी। आगरा के पास एक छोटा सा गांव था जहां अकबर का शासन होता और जहां बीरबल के अद्भुत बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक सुनाई देते थे। उस गांव में कई तरह के लोग रहते थे, कुछ सीधे सादे, कुछ चालाक और कुछ बहुत नादान। आज की यह कहानी उन्हीं में से एक नादान पड़ोसी और बीरबल के बीच की है, जिसमें समझदारी और बुद्धिमत्ता ने धैर्य और नादानी को मात दी। गांव के मध्य में एक चौक था जिस पर एक बड़ा पीपल का पेड़ उगा था। उसी चौक के पास दो छोटे छोटे घर थे, एक में रहने वाले थे हरिदास और दूसरे में रहते थे रामचरण। हरिदास गांव में जितने भी काम होते उनमें आगे रहता, वह खेती भी करता, पर अक्सर छोटी छोटी बातों पर जलने और ईर्ष्या में पड़ जाने की आदत थी। रामचरण का स्वभाव शांत था, वह कम बोलता और अपने खेत खलिहान की देखभाल करता। किंतु रामचरण का एक और पड़ोसी था, गोपाल, जो कि सच में नादान था। गोपाल हर बात को जल्दी मान लेता, दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर डालता और अक्सर अपनी समझ की कमी के कारण मुसीबत में पड़ जाता। गांव के लोग उसे प्यार से नादान गोपाल कहते थे, क्योंकि उसके भरोसे पर कई बार घरों में हलचल हो जाती। एक साल की बात है, जब फसलें ठीक थीं और गांव में आमदनी भी अच्छी थी, तब गोपाल ने देखा कि हरिदास के पास एक नया बैल आ गया है। उसे देखकर गोपाल का मन करुण से भर उठा और वह धीरे धीरे हरिदास से मिलने गया। हरिदास ने बड़े गर्व से कहा कि उसने शहर से अच्छा बैल खरीदा है और वह खेत में अब अधिक काम करेगा। गोपाल ने पूछा, यह बैल कितना बड़ा है? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, काफी मजबूत और काम का है। गोपाल ने थोड़ी सी झिझक के साथ कहा, क्या मैं कल तुम्हारे बैल को थोड़ी देर के लिए चला सकूं? मेरे पास अब मशीन नहीं है और आज मेरा हल टूट गया है। हरिदास ने पहले तो हिचकते हुए मना किया, पर गोपाल की विनती में कुछ बात थी। आखिरकार हरिदास ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बैल दे देने में क्या हर्ज है। उसने तय किया कि बस बैल को थोड़ी देर घर के पास से निकालकर हल चलाने देगा और झूठे नुकसान की स्थिति नहीं होने देगा। गोपाल बहुत खुश हुआ और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर चला आया। गोपाल ने बैल को लेकर हल चलाना शुरू किया, पर उसकी नादानी ने भी काम कर दिया। उसने बैल को कृषि के पुराने तरीकों के बजाय अत्यधिक जोर से खींचने को कहा। बैल थक गया और रोने सा करने लगा। उसी बीच पास से एक बड़ा ऊंचा पेड़ आ गया और बैल अचानक उछल कर भागने लगा। गोपाल डरकर गिर पड़ा और बैल खेत के एक कोने में जाकर रुक गया। हरिदास ने जब यह देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गोपाल को डांटा और कहा, तुमने मेरी संपत्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया, अब इसका भुगतान करो। गोपाल ने कहा कि यह तो दुर्घटना थी और उसने किसी तरह से क्षति नहीं पहुंचाई। पर हरिदास का गुस्सा बढ़ गया और वह गांव में यह बात फैलाने लगा कि गोपाल नादान है और उसने जानबूझकर नुकसान किया। इससे गोपाल की प्रतिष्ठा थोड़ी सी गिर गई और वह दुखी हो गया। घटना का असर गांव में दिखने लगा। कुछ लोग हरिदास के साथ मिल गए और कुछ गोपाल के बचाव में खड़े हुए, पर आगे की चीजों ने मामले को और जटिल बना दिया।
कुछ दिनों बाद गांव में एक दूसरी घटना हुई। हरिदास की छोटी सी दुकान से कुछ अनाज गायब हो गया। हरिदास ने तुरंत शक जताया कि शायद गोपाल ने चुपके से चोरी की है, क्योंकि वह पहले भी नादान समझ लिया गया था। गोपाल ने कहा कि वह निर्दोष है, पर हरिदास ने अपने आरोप पर जोर दिया। गांव में यह मामला बढ़ते बढ़ते अकबर के दरबार तक पहुंच गया, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें राजा के सामने रख दीं। अकबर ने सोचा कि यह मामूली झगड़ा है, पर उसने बीरबल से कहा कि वह इस मामले की तह तक जाए और सच्चाई सामने लाए। बीरबल ने गांव के हालात देखे और सोच में पड़ गया। वह जानता था कि अक्सर नादानी और गरीब लोगों को झूठे आरोपों से परेशान होना पड़ता है, पर साथ ही वह यह भी समझ गया कि हरिदास के पास भी मजबूत कारण थे कि वह चिंतित हो। बीरबल ने तय किया कि वह अपनी समझदारी से इस मसले का हल निकालेगा। उसने दोनों पक्षों को बुलाया और शांत स्वर में कहा, हमें मामले की प्रमाणित जानकारी इकट्ठी करनी होगी। वह गांव के कुछ बुजुर्गों और बच्चों से भी बात करने लगा। बच्चों ने बताया कि उन्होंने रात के समय कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं और बाजार की तरफ दौड़ते हुए किसी को देखा था, पर अंधेरा होने के कारण किसी का चेहरा नहीं दिखा। बुजुर्गों ने कहा कि हाल की कुछ छोटी छोटी घटनाएं संकेत करती हैं कि कोई तीसरा पक्ष गांव में आकर शरारत कर रहा है, पर कौन, यह जानना कठिन था। बीरबल ने सबकी बात सुनी और कहा, ठीक है, हम एक चाल चलेंगे। सभी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह चाहे बिना किसी बड़े नाटक के धीरे धीरे सच्चाई को उजागर करेंगे। उसने गांव के चौक पर एक बड़ा मेला जैसा दिखावटी आयोजन रखा और कहा कि अगली रात से वह वहां एक बड़ा सामान रखेगा, जिसे कोई भी चाहकर कर सकता है, पर वह चीज दरअसल एक जाल के समान होगी। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि वे शरारती तत्वों पर नजर रखें और स्वयं से कुछ बच्चे चौक पर पार्टी जैसा माहौल बनाए रखें। गोपाल और हरिदास दोनों को भी बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि शाम में चौक पर आकर यह सब देखें। दोनों कुछ संशय में थे, पर मान गए, क्योंकि बीरबल के कहने पर आमतौर पर लोग विश्वास करते थे। अगली रात जब मेला शुरू हुआ, लोग चौक पर जमा हुए। बीरबल ने एक बड़ा सा अनाज का चरखा और कुछ मीठे सा दिखने वाला अनाज रखा, जिसे दिखाने पर ऐसा लगता कि यह बहुत कीमती है। पर असल बात यह थी कि इस अनाज के चारों तरफ कुछ ऐसे संकेत छुपे हुए थे जिनसे चोरी करने वाला स्वयं बेनकाब हो जाएगा। बीरबल ने आधी रात के समय चौक छोड़कर गांव के पास एक पुरानी झोपड़ी में छुप कर रखा और कुछ बच्चों को कहा कि वे चौक पर भीड़ का ध्यान बनाए रखें। बच्चे चौक पर खेल रहे थे और कुछ बूढ़े लोग वहां गप्पे मार रहे थे। बीरबल की चाल सफल रही। आधी रात के पास एक अंधेरे में कुछ हलचल हुई। कुछ लोग अनाज की ओर बिना आवाज किए आगे बढ़े और उन्होंने बिना सोचे समझे अनाज को उठाने की कोशिश की। पर उसी समय बीरबल ने अपने छुपे हुए लोगों को संकेत दिया और उन शरारती तत्वों को घेर लिया गया। वे लोग जब रोशनी में आए तो पता चला कि वे गांव के ही कुछ नौजवान थे, जो शहर से आए हुए घुमक्कड़ थे और जिन्होंने गांव में छोटी छोटी चोरी की आदत बना रखी थी। लोग हैरान थे। हरिदास ने तुरंत कहा, देखो, मैंने कहा था कि यह कोई अंदर का नहीं और न ही गोपाल जैसा कोई है। गोपाल ने भी राहत की सांस ली और उसने कहा, मैंने सच कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उन घुमक्कड़ों से पूछा कि उन्होंने अनाज क्यों चुराया। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा कि उन्होंने भूखमरी के दिन भूख मिटाने के लिए ऐसा किया था और वह एक तरह की आदत बन गई थी। बीरबल ने कहा, तुम्हें यह आदत छोड़नी होगी। उसने उन्हें गांव के कुछ काम करने को कहा और उनका अनुशासन सुनिश्चित किया ताकि वे आगे से चोरी न करें। इस तरह से पहली लड़ाई खत्म हुई और गोपाल के ऊपर से आरोप हट गए। पर इससे असली समस्या हल नहीं हुई। हरिदास और गोपाल के बीच की दुश्मनी अब और गहरी हो गई थी।
हरिदास का मन अब भी कड़वाहट से भरा हुआ था और वह गोपाल की किसी भी तरह की सफलता पर खटास दिखाने लगा। गोपाल उदास था पर उसने सबक लिया कि अपने सर पर आँच आने पर कैसे शांत रहना चाहिए। समय आगे बढ़ा और गांव में कुछ और घटनाएं हुईं जिनका संबंध नादानी और चालाकी से था। एक दिन गांव में एक नए मेले की घोषणा हुई। मेले में दूर दूर से व्यापारी आएंगे और लोग नए सामान देखेंगे। हरिदास ने सोचा कि यह उसका मौका है, वह अपना अच्छा सामान लेकर जाएगा और उसे बेचकर कुछ लाभ कमाएगा। पर ठेठ नादान गोपाल ने फिर से कुछ ऐसा किया जिससे बात बिगड़ गई। गोपाल ने चोरी छिपे हरिदास के मैदान में जाते हुए खेत की कुछ लकड़ियां तोड़ दीं ताकि वह दिख सके कि हरिदास की लकड़ियां कम हैं और वह किसी तरह का नुकसान उठा रहा है। वह यह सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने सुना था कि हरिदास ने उसके ऊपर पहले ही तंज कसे हैं और वह बदला लेना चाहता था। पर उसकी नादानी ने उसे आंधी की तरह चला दिया। उसने न केवल अपने लिए मुसीबत को बुलाया बल्कि गांव में दोनों पक्षों के बीच अविश्वास फैल गया। जब यह बात हरिदास तक पहुंची तो उसने फिर से गोपाल पर आरोप लगाया और गांव में एक बार फिर से बहस छिड़ गई। बीरबल ने यह सब देखा और उसने सोचा कि अब केवल एक बड़ा सबक ही दोनों में मिठास ला सकता है। उसने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा कि बाबुओं के सामने वे दोनों विवाद को सुलझाएं। पर इस बार उसने कुछ अलग सोचा। बीरबल ने एक नाटक जैसा खाका रचा। उसने गांव के कुछ लोगों को कहा कि वे जैसे तैसे करके बाजार की एक झूठी नीलामी का आयोजन करें। वह नीलामी केवल उन दोनों के लिए थी, हरिदास और गोपाल। नीलामी में कुछ चीजें थीं जो दिखावे के लिए रखी गई थीं, पर हर एक चीज में एक छोटा सा सुराग छुपा था जो बताता कि किसने यह चीज चुराई या तोड़ी। बीरबल ने कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे ईमानदारी से अपने कर्मों का स्वीकार करेगा, उसे उस चीज का मालिक माना जाएगा और बाकी सबको सजा दी जाएगी। दोनों पक्षों के लोग अचंभित थे पर मान गए क्योंकि बीरबल की योजनाएं अक्सर सही साबित होती। नीलामी शुरू हुई और हर चीज को लोग देखते गए। एक पुराने गमछे पर कुछ धूल के निशान थे, एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ विशेष निशान बन गए थे जैसे कोई जानबूझकर बनाया हो। बीरबल ने बीच बीच में संकेत दिए और धीरे धीरे हरिदास ने देखा कि कुछ निशान तो उसके खेत की लकड़ियों के साथ मेल खाते हैं। गोपाल ने भी झिझक के साथ देखा और उसके चेहरे पर संदेह की लकीरें आईं। अंत में बीरबल ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने इस सब को साजिश करके बनाया है ताकि दोनों के बीच दुश्मनी बनी रहे। उसने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव की आपसी शांति भंग करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर छोटी छोटी शरारतें करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, पर चोरी और तोड़फोड़ के निशान किसी तीसरे की बजाय हरिदास के अधीन रहने वाले कुछ कपटपूर्ण नौकरों के साथ मेल खाते थे, जिन्होंने हठात परिस्थिति बनाकर गोपाल को फंसाने की कोशिश की थी। यह सुनकर हरिदास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने समझाया कि उसे नहीं पता था कि उसके नौकर ऐसा करेंगे। उसने सबके सामने क्षमा मांगी और गोपाल से मिन्नत की कि वह उसे माफ कर दे। गोपाल, जिसने अब तक कई सीखें पाई थीं, ने कहा कि भले ही उसने अपने हिस्से की गलती मानी हो, वह जानता था कि ईर्ष्या से उठी हुई क्रिया कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देती। दोनों ने मिलकर हाथ मिलाए और गांव फिर से एकता की ओर बढ़ा। बीरबल का असली कमाल तब हुआ जब उसने गांव में एक नई संस्था की स्थापना का विचार रखा, एक तरह का पड़ोसी परिषद जहां सभी लोग अपने छोटे छोटे झगड़ों का समाधान एक साथ बैठकर करेंगे। उसने कहा कि छोटे छोटे विवादों को बहुत बड़ा बनाना ठीक नहीं और समय रहते सुलझाने से गांव की शांति बनी रहती है। गांव वालों ने सहमति जताई और परिषद बन गई। परिषद में हरिदास और गोपाल दोनों शामिल हुए और उन्हें कहा गया कि वे किसी भी तरह के झगड़े में पहले परामर्श लें।
इससे दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ी और नादानी और जलन दोनों की जगह समझदारी ने ले ली। समय के साथ गोपाल ने भी अपनी नादानी पर काबू पाना सीखा। उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और गांव के लोगों से सलाह लेने लगा। वह अब बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाता और दूसरों की बात सुनने का प्रयास करता। हरिदास ने भी अपनी शान और अहंकार को थोड़ी सी नर्म किया और वह गांव के कामों में सहयोग करने लगा। दोनों अब अक्सर मिलकर खेतों में काम करते और चौक पर बैठकर बच्चों को जीवन की छोटी छोटी सीखें सुनाते। गांव में कई बार लोग आते और पूछते कि क्या सच में बीरबल ने दोनों के झगड़े सुलझा दिए। दोनों हंसकर कहते, हाँ, बीरबल ने बस हमें हमारी नादानी और अहंकार का आईना दिखाया। कई सालों बाद जब गांव के लोग अब नई पीढ़ियों को यह कहानी सुनाते तो बच्चे उत्सुकतावश पूछते, तो फिर बीरबल ने आखिर कैसे पता लगाया कि कौन गलत है? बूढ़े लोग जवाब देते, बीरबल ने बुद्धि से, धैर्य से और एक नाटक की तरह उस सच्चाई को सामने लाया जिसे हरियाणे की तरह छुटकारे में रखा गया था। उसने लोगों को यह सिखाया कि बिना प्रमाण के किसी का दोषारोपण कर देना भी एक बुरी चीज है। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती और वे सोचते कि बुद्धि किसी भी समस्या का हल है। समाप्ति में यह कहा जा सकता है कि चतुर बीरबल और नादान पड़ोसी की यह कहानी सिर्फ एक विवाद की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी समझ, धैर्य और न्याय की। बीरबल ने न केवल झगड़ों का हल निकाला बल्कि गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि एकता और सहनशीलता से ही समाज में शांति कायम रहती है। गोपाल, जिसने पहले नादानी और जल्दबाजी से नुकसान उठाया, आज गांव में बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन चुका था। हरिदास ने भी अहंकार की कड़ी छूटने के बाद सहयोग का मार्ग अपनाया। और जहां बीरबल की चतुर चालें थीं, वही गांव वालों की सीख ने भविष्य की पीढ़ियों को मार्ग दिखाया कि छोटी छोटी बातों को समझदारी से सुलझाना ही वास्तविक परिपक्वता है। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने जनता की डाइटेक्शन रिपोर्ट सोचो मत केवल अपनी आंखों और उन पन्नों पर नजर डालकर अकबर के सामने रखी। उसने कहा कि अधिकांश लोगों ने सही काम किया पर कुछ ऐसे भी थे जिनके मामलों में गड़बड़ी पाई गई। उनमें से एक नाम था एक प्रसिद्ध दूल्हा मंडप का मालिक जो पहले कभी समाज में बड़े दान देने का नाम लिया करता था। बीरबल ने अपने हाथ में रखे नकली पन्ने दिखाए और कहा कि इसका मूल पन्ना खो गया है, पर हमारे पास साक्ष्य है कि उसने धन दान करने की घोषणा की पर असल में उसने पैसा वापस लिया। अकबर पहले नाराज हुए पर बीरबल ने कहा, हुक्मरां, केवल दंड नहीं, सुधार का उपाय भी होना चाहिए। उन्होंने उस दूल्हा मंडप के मालिक को बुलाया और कहा कि वह सार्वजनिक रूप से अपने किए का पुनरावृत्ति करे। वह शर्मिंदा हुआ और कुछ सहायता देने को राजी हो गया, पर बीरबल ने उससे और अधिक मांगा। उसने कहा कि मंडप मालिक को रोज दोपहर को मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था करनी होगी। यह दंड न केवल आर्थिक था बल्कि समाज की सेवा भी थी। कहानी यहाँ तक सामान्य सा लग सकती है, पर बीरबल का असली मकसद और भी गहरा था। वह देखना चाहता था कि कौन व्यक्ति सच में जरूरतमंदों की तरफ दिल से रुख करेगा और कौन केवल दिखावे के लिए दान करेगा। वह यह भी देखना चाहता था कि क्या धन के मिलने से लोगों का प्रकृति बदलेगी या नहीं। उसने दरबार के बाहर कुछ सप्ताह बाद एक आयोजन रखा जिसमें वे सब लोग जो पैकेट उठाए थे बुलाए गए और उनसे उन पन्नों के अनुसार अपने किए का प्रमाण मांगा गया। भीड़ में कुछ गर्व से अपने पन्ने दिखा रहे थे, कुछ ने वादों के अनुसार काम किया और अच्छे काम के प्रमाण भी दिखाए। पर तभी एक उछिट्टी घटना हुई जो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। एक रात दरबार के पास के कुनबे में आग लग गई और कई परिवार अपने घरों से निकल आए। कुछ बच्चों के रोने की आवाज थी, कुछ बूढ़ों की पाव हलचल थी। दरबार की सेना ने मदद की, पर बीरबल ने तुरंत कहा कि जो लोग पैकेट उठाए थे उन्हें आज अपने वादे निभाने का समय है। उसने उन दानकर्ताओं को बुलवाया और कहा कि आग से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल सहायता आवश्यक है।
उम्मीद के अनुरूप कुछ लोगों ने तुरंत आगे बढ़कर राशन और कपड़े दिए, पर एक नाम ऐसा था जो गायब दिखा। एक धनाढ्य व्यक्ति जो पहले बड़ा दान करने का ढोंग करता आया था, वह इस संकट में दिखाई नहीं दिया। भीड़ में आवाज उठी कि वह शायद दिखावे का था ही, पर बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा, हुक्मरा, दिखावा और असलियत का फर्क आज साफ होगा। तभी एक अजीब मोड़ आया। गांव का वही कृषक जिसने कहा था कि वह दवा खरीदेगा, अचानक अपने घर से भागकर आया और हाथ में कुछ बंडल लिए आया। उसने अपने पास की मिट्टी से निकले कुछ गहने और कुछ बचा-खुचा भोजन इकट्ठा करके उन जले हुए घरों के लिए दे दिया। भीड़ में एक संतोष की हल्की सी लहर दौड़ी, पर अभी सच्चाई की परतें बाकी थीं। बीरबल ने अकबर के सम्मुख एक बड़ा खुलासा रखा। उसने दरबार के कुछ नक्शों और लोगों की गवाही से ये साबित कर दिया कि जो धनाढ्य व्यक्ति गायब था, उसने असल में पहले ही दिखावे के लिए दान की घोषणा की थी, पर उसने पैसा कभी नहीं दिया। उसने कागजों पर दान दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाया था। अकबर ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। उसका कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए जब्त किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से अपने किए की माफी मांगनी पड़ी। यह सब देखकर जनमानस में संदेश गया कि दिखावा सस्ता है, पर सच्चा दान महंगा और महत्वपूर्ण। पर बीरबल ने अभी एक आखिरी परत रखी। उसने सचमुच 200 रुपए के खेल से जनमानस में एक दीर्घकालिक विचारधारा जगाई। उसने कहा कि यह खेल केवल पैसों के बारे में नहीं था, यह समाज के हथियारों के इस्तेमाल के बारे में था। कैसे धन का प्रयोग सकारात्मक तरीके से हो सकता है और कैसे लोग अपनी सहानुभूति दिखाकर समाज में प्रेम और भरोसा वापस ला सकते हैं। उसने अकबर से कहा कि राज्य को कुछ नियम बनाना चाहिए जिससे सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हों। कर्ज मुक्ति की योजनाएं, सार्वजनिक राशन की व्यवस्था और दानदाताओं के लिए पारदर्शी रजिस्टर। अकबर ने तुरंत आदेश दिए और उस दिन से उन नियमों की शुरुआत हुई। चाहे वे छोटे कदम थे, पर वे लोगों के जीवन में बड़ा प्रभाव डालने वाले थे। समय बीतता गया। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। जो लोग दिखावे के इरादे से आए थे, उन्हें सजा मिली, पर कुछ ने अपनी भूल सुधारी और कुछ ने समाज सेवा में हाथ बटाया। 200 रुपए का पैकेट, जो पहले केवल एक वस्तु था, अब लोगों के मन में नैतिक परीक्षा का प्रतीक बन गया। यह स्मरण करा गया कि धन जितना भी हो, उसका सही उपयोग ही समाज की असली पूंजी है। बीरबल ने आखिर में कहा, हुक्मरा, 200 रुपए मेरी तरकीब थी, पर असल दौलत तो लोगों के दिलों की है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार दिखा दिया कि न्याय केवल कानून का मसला नहीं, बल्कि मानवता की समझ है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुक्मरा, मैं केवल एक छोटी सी चाल चला, पर असल शिक्षा तो हम सब ने ली। और यूं 200 रुपए का खेल समाप्त हुआ। पर उसके बाद जिन घरों में जरूरतमंदों का सहारा मिला, जिन बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और जिन परिवारों ने राहत की सांस ली, वे सब उस छोटी सी रकम की याद दिलाते रहे कि धन केवल एक साधन है और इंसानियत उसका असली उपयोग। बीरबल की उस कहानी ने काफी लोगों की सोच बदल दी और अकबर के राज्य में मित्रता और भरोसा फिर से पनपा। यह परीक्षा थी, पर सबसे बढ़कर यह शिक्षा थी जो दिलों में बनी रही।